नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। आज हम लोग शुरू करेंगे मौर्य वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी सभी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार। तो इसका सही आंसर होगा, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ऑप्शन है स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन और वैशाली। इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। तो बिंदुसार ने विद्रोही को कुचलने के लिए अशोक को तक्षशिला भेजा था। बिंदुसार जो है वो अशोक के पिता का नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, देव नाम प्रियदर्शी किसका नाम है? ऑप्शन है गौतम बुद्ध, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और महावीर। तो देव नाम प्रियदर्शी जो है वो सम्राट अशोक का नाम है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, चाणक्य किसका मंत्री था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और अजातशत्रु। तो इसका सही आंसर होगा, चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का मंत्री था। चाणक्य के बारे में एक ध्यान देने बात ये भी है कि चाणक्य का और दो नाम भी है। तो एक नाम है विष्णुगुप्त, इसको याद रखेंगे, एक नाम है विष्णुगुप्त और दूसरा जो नाम है वो कौटिल्य है। कौटिल्य भी जो है वो चाणक्य का नाम है, याद रखेंगे, एक नाम विष्णुगुप्त और दूसरा नाम कौटिल्य। तो ये चाणक्य का नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? कलिंग विजय के उपरांत, याद रखेंगे, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार किया था? तो ऑप्शन है जूडाइज्म, बौद्ध, हिंदू और जैन। तो इसका सही आंसर होगा, अशोक ने जो कलिंग युद्ध के उपरांत जो है वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था और बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार और प्रसार पूरे विश्व में किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मदद की थी? तो चंद्रगुप्त के जो शासन विस्तार हुआ था तो उसमें मदद किसने की थी? ऑप्शन है शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य और शूद्रक। तो इसका सही आंसर होगा, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में जो है वो चाणक्य ने काफ़ी मदद की थी और चाणक्य ने ही इनका राज्य को संभाला और काफ़ी सहयोग इनको किया था। तो अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची किस कला और मूर्ति कला को निरूपित करता है? तो सांची जो है वो बौद्ध कला को निरूपित करता है, याद रखें, सांची जो है कला जो बौद्ध मूर्ति कला से संबंधित है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वह मौर्य शासक कौन था जिसने अपने अंतिम समय में जैन धर्म अपनाया? तो ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और बिंदुसार। तो इसका सही आंसर है, अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन धर्म को अपनाया था और सर्वणवेनगोला कर्नाटक में इन्होंने अंतिम समय बिताया था। तो इसको ध्यान में, चंद्रगुप्त मौर्य इज द राइट आंसर। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य की प्रचलित मुद्रा, यानी उस समय जो मुद्रा वो चलती थी मौर्य काल के समय, वो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम पन, दिनार, चोल और काकनी ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा पन। उस समय जो है पन जो है मौर्य काल की मुद्रा थी, मौर्य काल की जो मुद्रा थी वो पन थी, इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो थे वो चाणक्य थे, इसको याद रखेंगे, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे और ये जो है राजनीति शास्त्र से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद, यह ध्यान देने की बात है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे वो धनानंद थे। उनको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो इसका सही आंसर होगा मौर्य वंश, यानी नंद वंश के बाद मौर्य वंश आया। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो ऑप्शन है अर्थशास्त्र, ऋग्वेद,
पुराण और इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है उसका नाम इंडिका है। इसको ध्यान में, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और हर बार लगभग सभी एग्जामों में इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए, VVI क्वेश्चन है। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, चाणक्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो अभी मैंने बताया था इससे पहले ऊपर में, तो चाणक्य के जो पुस्तक है उसका अर्थशास्त्र की जो रचना की थी वो उस पर राजनीतिक सब्जेक्ट पर प्रकाश डाला गया था, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही आंसर होगा राजनीतिक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने अपनी पहली राजधानी बनाया? तो पाटलिपुत्र को जो पहले शासक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने अपनी राजधानी के रूप में बनाया, तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क और चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका सही आंसर होगा, भारत पर जो पहले साम्राज्य की जो स्थापना की गई थी पहले, वो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही की गई थी। ये ध्यान में रखने वाली बात है और इसको ध्यान में रखेंगे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16 है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा, यूनानी लेखक जो है वो जस्टिन थे, उनके द्वारा किसे सैंड्रोकोट्टस कहा गया था? सैंड्रोकोट्टस कहा गया था। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंड्रोकोट्टस कहा गया? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय और समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को जो है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा जो है सैंड्रोकोट्टस कहा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BPSC में बराबर यह प्रश्न रिपीट किए गए हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसके शासनकाल में डेमिकस भारत आया था? तो डेमिकस जो है जो भारत आया था वो बिंदुसार के शासनकाल में आया था, इसको ध्यान में रखें। इसका सही आंसर होगा बिंदुसार। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं जल्दी जल्दी अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये BPSC के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, और बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में मौर्य वंश से संबंधित इस प्रश्न को बार बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का और मिट्टी का। तो जो पाटलिपुत्र में स्थित जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल है जो कुम्हरार में है, वो जो है लकड़ी का बना हुआ था। इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए थे? कुम्हरार जो पाटलिपुत्र यानी पटना में है, तो इसका सही आंसर होगा पाटलिपुत्र। ध्यान में रखेंगे, पाटलिपुत्र से ही कुम्हरार के अवशेष जो है वो प्राप्त हुए थे। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण कराया था, यानी भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण, अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसने किया था? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, भगवान महावीर ने और कनिष्क ने। तो इसका सही आंसर होगा अशोक ने जो है अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण कराया था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था? इसका भी आंसर होगा अशोक। तो सारनाथ के स्तंभ का निर्माण अशोक ने किया था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप जो भी है वो बनाया था अशोक ने, इसको ध्यान में रखेंगे। सांची का स्तूप जो है अशोक ने ही बनवाया था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो इसका सही आंसर होगा अशोक के जो शिलालेख हैं उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो प्राकृत है, इसको ध्यान में रखेंगे। बार बार ये भी प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अशोक के शिलालेख को सबसे प्रथम किसने पढ़ा था? तो अशोक के जो शिलालेख है इसको सबसे प्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है बुलर, रॉबर्ट सेबेल, जेम्स प्रिसेप और विंसेंट स्मिथ। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स प्रिसेप ने जो है सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध का वर्णन हमें ज्ञात होता है। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन है हमें, ये कम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन
VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखेंगे। तो कलिंग युद्ध का जो वर्णन होता है हमें किससे ज्ञात होता है? 13वें शिलालेख से, रूम्यदेय स्तंभ लेख से, हेनश्वांग के विवरण से और प्रथम लघु शिलालेख थे। तो इसका सही आंसर होगा 13वें शिलालेख से, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? यूनानी राजदूत, याद रखेंगे, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो इसका सही आंसर होगा, तो मेगास्थनीज जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। इसका सही आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा, ध्यान में रखेंगे। मेगास्थनीज जो किसके शासनकाल में आए थे? वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आए थे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था वो? सेल्यूकस का, सिकंदर का, डेरियस का या यूनानियों का? इसका सही आंसर होगा मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस का दूत था। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। सीता क्या था मौर्य काल में? एक देवी थी, एक धार्मिक संप्रदाय था, राजकीय भूमि से प्राप्त आय था या ऊसर भूमि था? तो इसका जो मौर्य काल में जो सीता से जो तात्पर्य था वो राजकीय भूमि से प्राप्त एक आय था, इसको ध्यान में रखेंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मौर्य मंत्री परिषद में निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था? अच्छा, राजस्व इकट्ठा कौन करता था? मौर्य का जो मंत्री परिषद था उसमें राजस्व जो इकट्ठा करता था उसे क्या कहा जाता है था उस समय? तो इसका ऑप्शन है समाहर्ता, व्यवहारिका, अंतपाल और प्रदेष्टा। तो उस समय मौर्य शासन में जो राजस्व को जो इकट्ठा करते थे उसे समाहर्ता कहा जाता था। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है जालोक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन और बृहदत्त। तो इसका सही आंसर होगा बृहदत्त। तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था। तो इसको ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग मौर्य वंश से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, तो जो एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुरू करते हैं पहले तथ्य की ओर। भारत में केवल अशोक को ही चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता है, जिसका अर्थ है सम्राटों का सम्राट, यानी चक्रवर्ती सम्राट जो है वो भारत में सम्राट अशोक को ही कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट जो है अशोक को कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है सम्राटों का सम्राट। दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, श्रीनगर की स्थापना किसने की? तो श्रीनगर की स्थापना जो है वो अशोक ने की थी। तीसरा है लुम्बिनी, जो नेपाल में है, स्थित 13वें महाशिलालेख के अनुसार अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग यानी उड़ीसा पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। इसको ध्यान में रखेंगे कि लुम्बिनी जो नेपाल में है स्थित 13वें महाशिलालेख, यानी नेपाल में जो महाशिलालेख है वह 13वां शिलालेख है जो लुम्बिनी में है, के अनुसार अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष, यानी अभिषेक के 8वें वर्ष में जब उनका अभिषेक हुआ तो वो 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में कलिंग, जो पहले उड़ीसा जो है वो पहले उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता था, तो आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। ये इसमें से बहुत प्रश्न निकाल कर पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे। अब है अगले टॉपिक पर चलते हैं। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। कौन से लेख? स्तंभ लेख। शिलालेख भी होते हैं, शिलालेख भी होते हैं और ये स्तंभ लेख के बारे में कहा गया है, तो ये ध्यान में रखेंगे। स्तंभ लेखों की संख्या 7 है और शिलालेखों की संख्या 14 है। चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। अशोक के सबसे छोटा स्तंभ लेख जो है रूम्यदेयी है। तो अशोक का जो सबसे छोटा स्तंभ लेख है वो रूम्यदेयी है। अब चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। मौर्ययुगीन लोक कला में दीदारगंज यानी पटना से मिली चामरग्राहिनी यक्षिणी की मूर्ति महत्वपूर्ण है। तो मौर्ययुगीन लोक कला में ये इसको ध्यान में रखेंगे, इससे भी BPSC में इससे प्रश्न पूछे गए हैं। मौर्ययुगीन कला में जो दीदारगंज जो पटना में है, दीदारगंज पटना में, वहाँ से चामरग्राहिनी यक्षिणी की मूर्ति, याद रखेंगे, यक्षिणी की मूर्ति जो है उत्खनन में प्राप्त हुई थी, कहाँ से? पटना के दीदारगंज से। इसको ध्यान में रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये लाइन है।
अब है आगे, बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म बनाने का श्रेय सम्राट अशोक को ही जाता है। तो अशोक जो है वो मौर्य धर्म को अंतर्राष्ट्रीय धर्म के रूप में निरूपित किए थे, इसको ध्यान में रखेंगे। आगे है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त जो भाषा है वो प्राकृत है। जो शिलालेख है उसमें जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी भाषा है? प्राकृत है। इसमें से भी काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो धन्यवाद। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा देंगे। धन्यवाद।